इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं या फिर जिनमें जनरली जैसे ये है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना। और यूपीएससी के क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि अराउंड 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप जो इस स्टेटमेंट इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है एंड वी विल डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग अराउंड 80 to 90% प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं सही करने की। तो सबसे पहले ब्रेक द वर्ड इटसेल्फ, मतलब कुछ एक टर्म पूछी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 2021 में एक पूछा था क्वेश्चन R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। तो R2 को उसको ब्रेक करो। इससे अगर तुम कुछ फाइंड आउट कर सकते हो कि R2 से रिलेटेड कुछ हो सकता है तो उसके बेसिस पर उस वर्ड में ढूंढो। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ पे ये रिलेवेंट है, कहाँ पे नहीं है। कनेक्ट विद द ऑप्शन, सेम है कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसको ऑप्शन के साथ कनेक्ट करो कि कोई ऑप्शन उसके रिलेवेंट है, कोई थीम हो, उससे रिलेट करो। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि रिलेट विद द सिलेबस। फॉर एग्जांपल जनरली जैसे यूपीएससी ग्रेविटेशनल वेव्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है सॉरी, 2-3 क्वेश्चन उन्होंने अराउंड पूछे हैं पिछले 5-6 सालों में। तो अगर आपको कहीं सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिखे और उसमें ग्रेविटेशनल वेव्स का ऑप्शन हो तो ट्राई टू लिंक कि देर माइट भी पॉसिबिलिटी कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स वाला ऑप्शन सही हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज वो लोग जनरली घुमा फिरा के क्वेश्चन, कभी उन्होंने कुछ ईलिजा को पूछा है तो कभी उसको डिस्क्राइब करके पूछ लिया कि ये क्या है, मतलब वो लोग एक घुमा रहे हैं सर्कुलर वे में। तो ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग चूज़ कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन हो रहे हैं। चौथा है थीम बेस्ड। वही है जैसे अगर विजयनगर हो ऑप्शन में, या कृष्णदेवराय हो, अशोका हो, या फिर अकबर हो। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था योगा वशिष्ठा करके एक बुक है, तो उसका ट्रांसलेशन किसने किया था। तो उस क्वेश्चन में जो मेरा अप्रोच था वो ये था कि सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर था उस टाइम में, अकबर के टाइम में, वो जनरली अकबर को मानते हैं, भले ही वो एक सेक्युलर आउटलुक से हो या फिर इंक्लूसिविटी के एंगल से हो। तो जनरली देर इज़ पॉसिबिलिटी कि जैसे तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि अकबर के टाइम में क्या हुआ था। उन्होंने पीस को प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, कुछ सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए लिए थे। सारे जो भी अपने अपने रिलीजन के एक्सपर्ट्स थे उनको बुला के वो एक किसी हाउस में उनकी मीटिंग्स होती थी, मेरे को अभी वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें अकबर के टाइम में हो रही थी। तो योगा वशिष्ठा मतलब कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ योगा के रिलेटेड, मतलब हिंदू धर्म के रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा जो उनको माइट भी स्टडी करना होगा उस टाइम। तो तुम लोग रिलेट कर सकते हो कि अकबर के टाइम में अकबर एक एक्सटेंट तक प्रोग्रेसिव रूलर था। तो उसके बेसिस पे तुम लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि देर माइट बी चांस कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इनके टाइम में कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ें हो रही थी। तो उसके बेसिस पे माइट भी योगा की कुछ बुक्स को ट्रांसलेट किया हो सकता है। तो हम लोग आगे इसको भी देखेंगे। इन्वायरमेंट का जनरली ये होता है कि वो लोग जो नेगेटिव टर्म्स हैं जैसे बिस्फिनॉल है, वो उन्होंने आई थिंक 2021 में पूछा था। ट्रिक्लोचन है, कुछ ऐसे करके था ट्रिक्लोचन, या फिर और भी टर्म्स है जैसे बीओडी है, या फिर प्रॉस्पेरस जूलीफेरा करके एक इन्वेजिव प्लांट है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो जनरली ये फाइंड आउट करो कि कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट है ऑप्शन में। जैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हाँ, एक स्ट्रेटजी, एक ये लोग क्या कर रहे हैं जनरली कि दो सिमिलर ऑप्शन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 22 का पेपर दिया तो उसमें एक लेवेंट करके था। अब वो अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी वो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि उसमें दो ऑप्शन थे जो मेडिटेरियन की बात कर रहे थे, एक 4 था, एक आई थिंक 1 था। और उन दोनों में अब यूपीएससी जनरली क्या कर रहा है, दो बहुत क्लोज स्टेटमेंट देगा। जैसे ये लेवांटे, एक और था आई थिंक रामानुज के रिलेटेड, जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इस बार इनॉग्रेट हुआ है, तो उसके रिलेटेड था कि जो लिबरेशन का पाथ है वो कैसा है। अब उन्होंने दो बहुत सिमिलर स्टेटमेंट दिए थे कि एक था डिवोशन का और एक था मेडिटेशन का। इसको भी हम लोग समझेंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद एलिमिनेशन इज़ द की, ट्राई करो कि जो भी एलिमिनेट हो रहा है होने दो। उसके बाद गूगल इट, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है, अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने लॉइन पूछा है तो उस लॉइन को आप
गूगल करो कि लोइन कहाँ पे है, इंडिया में ही है या फिर कहीं और है, कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं, मैं नेशनल पार्क कौन से है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग जो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं उनको निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि इन क्वेश्चन में एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, लेट से कि आपने नहीं पढ़ा हो न्यूज़पेपर या फिर यू डोंट हैव एनी क्लू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो क्या करना है कि अब इसको देखो। एक को यूपीएससी बहुत कम एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि वो इतना प्रोमिनेंट भी नहीं है और न्यूज़ में भी इतना नहीं रहता कि भाई उसका एक क्वेश्चन यूपीएससी बनाए। दूसरा है ये ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंसिंग इनिशिएटिव। ये एक ऐसी चीज़ उन्होंने डाली है ताकि कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि ये बिट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो तुमको लग सकता है कि हाँ कुछ इन्वायरमेंट के रिलेटेड कुछ इमरजेंसी हुई होगी और उसके बेसिस पे दिया होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तुम इजीली हटा सकते हो, बिकॉज बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और इनके रिलेटेड। अब तुम एक चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है कि यूपीएससी जनरली इन दोनों की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रही है। इसमें भी अगर तुम्हें चूज़ करना हो तो एक बिट आप थोड़ा बहुत अगर पता होगी, श्रीलंका में अभी क्राइसिस चल रहा था, तो जो आईएमएफ का जो मेन मैकेनिज्म है वो एक लॉन्ग टर्म भी देते हैं, शॉर्ट टर्म भी फाइनेंसिंग करते हैं, और एक जो इमरजेंसी लैंडिंग होती है वो भी करते हैं। तो अगर आप इससे रिलेट करो रैपिड, रैपिड का मतलब होता है कि कुछ एक शॉर्ट टर्म लोन दिया है, किसी इमरजेंसी या किसी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए दिया है, तो उससे तुम थोड़ा सा लिंक कर सकते हो कि देर माइट बी द रोल ऑफ आईएमएफ इन द क्राइसिस ऑफ द श्रीलंका। तो उसमें कुछ हो सकता है कि तुम रिलेट कर सकते हो कि अभी श्रीलंका में हुआ था और बीओपी क्राइसिस चल रही थी, तो उसमें आईएमएफ का रोल हो सकता है। अगर आपको सॉरी, अगर आपको आईएमएफ का बेसिक पता है कि उसका जो लैंडिंग पैटर्न है वो क्या है, वो किस टाइप के लोन्स देता है, क्या करता है, तब आप एक एक्सटेंट तक जा सकते हो कि आईएमएफ होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी क्या है कि लास्ट के अराउंड 5-6 साल में ये देखा गया है कि वो लोग आईएमएफ के क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं जनरली। जैसे उन्होंने 2020 में गोल्डन ट्रांचे करके पूछा था, ये भी आगे हैं। तो तुम लोग एक प्रोबेबिलिटी है कि तुम 50-50 तो सीधा आ गए हो। अब तुम्हें अगर और रिस्क लेना हो तो उस टॉपिक, उस स्टेटमेंट पे रिस्क लेना है जो इनका फेवरेट है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, जैसा मेरा एनालिसिस है, और आई थिंक पिछले 10-15 साल में ये देखा गया है कि जनरली जो प्रोमिनेंट थीम है वो ये लोग घुमा फिरा के दे रहे हैं। कभी आईएमएफ का उन्होंने अगर जैसे एसडीआर पूछ लिया है तो कभी गोल्डन ट्रांचे पूछेंगे, कभी ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया है, तो कभी ये घुमा के G20 फ्रेमवर्क पूछ लिया। ये भी आईएमएफ का ही एक पार्ट है। अगर आप आईएमएफ की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उनका जो लैंडिंग पैटर्न है और उनका जो डेट फाइनेंसिंग है उसमें सबसे पहला ही आर्टिकल आई थिंक आपको G20 का मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको जाके गूगल करना है एक बारी, और आईएमएफ की वेबसाइट पे आप जो भी मिले आप पढ़ लो, वो रेलिवेंट है। अब ये है दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन में ये है कि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन सबसे ज़्यादा कौन करता है। अगर आपको इतना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को अगर नॉर्मल रीड किया है, और जो पंजाब और हरियाणा की जो प्रॉब्लम है स्पेशली एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उसको अगर थोड़ा बहुत आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो तब आप इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप राइस और वीट को करो। लेकिन इसमें यह है कि इतना ज़्यादा अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो यहाँ पे ऑप्शन टिक करना थोड़ा मुश्किल है। बट एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, एक तो आपको गूगल करना है कॉटन को, राइस को, शुगर केन को और वीट को। अगर आप इन चारों टर्म्स को देखो, ये मेंस का टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न, उसमें से यूपीएससी अराउंड एवरी ईयर दे आर आस्किंग आइदर कॉटन, आइदर राइस, आइदर शुगर केन और आइदर वीट। अब देखो कॉटन का उन्होंने 2020 में पूछा है कि उन्होंने बेसिक पूछा था कि कॉटन का जो कहाँ कहाँ पे होती है, ऐसा कुछ करके था कि कितना टेम्परेचर चाहिए और कितना क्लाइमेट क्या होना चाहिए, कितना रेनफॉल होना चाहिए, उस एक बेसिक जो क्वेश्चन होता है कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, वो उन्होंने पूछा था। उसके बाद राइस का इस बार पूछ लिया है। शुगर केन का उन्होंने 2021 में पूछा था कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट कौन सा है, तो ये आपको पता ही है शुगर केन की वजह से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। वीट का उन्होंने आई थिंक 2020 में पूछा था। तो ये चारों टर्म्स यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैम, कहाँ पे होती है, कौन सी सोइल है, क्या 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 उनके फैक्टर्स है, टेम्परेचर क्या, क्लाइमेट है, तो इन सब को गूगल करना आपको।
अब इनको अगर नॉर्मली भी गूगल करो तो ये कॉटन का इन्होंने डेक्कन ट्रैप का एक क्वेश्चन पूछा था इनडायरेक्टली 2021 में कि कॉटन डेक्कन ट्रैप बना किससे था। तो ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन और कोर क्वेश्चन जाके पूछा था। तो कहीं ना कहीं गूगल करने का आपको एक एक्सटेंड तक बेनिफिट मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है गांडीकोटा केन्या ने, तो अब इसको क्या करना है कि इस वर्ड को पहले तोड़ना है। सबसे पहले वर्ड को तोड़ना है। वर्ड को तोड़ोगे तो ये जो वर्ड है पर्टिकुलरली गांडीकोटा, ये लग रहा है कि कुछ साउथ का होगा। इट माइट बी एपी और तेलंगाना। मतलब प्रोबेबिलिटी है कि, क्योंकि नाम एक साउंड कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नाम हो, जैसे हम लोग अगर एक एग्जांपल लेते तो जैसे इसरो का है, तो इसरो का कोई भी कुछ भी नया होगा, कुछ भी नया इनिशिएटिव होगा, तो जनरली हमारे इंडियंस नेम होंगे, जैसे गगनयान, गगनयान हो गया, या पृथ्वी मिसाइल हो गई, कुछ भी हो गया जो जनरली इंडियन नेम्स होंगे। अब यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जैसे थार्ड है, इनका थार्ड आपने पढ़ा होगा, या फिर जैसे इजराइल का है तो इजराइल का इजरायली नेम होगा, जापान का जापानीज़ नेम होगा, जैसे हुआ भूसा है, या फिर ऐसे कुछ टिपिकल नेम होंगे। चाइना का चेंग फोर है। तो उसके बेसिस पे आप जा सकते हो कि गांडीकोटा इज़ लाइक एपी और तेलंगाना का। अगर आपको बेसिक पता हो कि अब आपको करना क्या है, इसमें एलिमिनेशन लगाना है। सबसे पहले तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा को देखो, तुंगभद्रा यहाँ से कहीं से कर्नाटका से निकलेगी और जस्ट निकलते ही वो कृष्णा में मिल जाती है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये तुंगभद्रा पे तो नहीं होगा, मतलब वो बहुत जल्दी कृष्णा के साथ मिल जाती है। तो मैप को करने का आपको बेसिक यही फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। और दूसरा ये है कि तुंगभद्रा उन्होंने आई थिंक 3 बार पूछा हुआ प्री में। एक 2013 में पूछा हुआ, एक 2019 में पूछा हुआ उन्होंने, हम्पी मालप्रभा करके उन्होंने मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा लिए थे। इस बार पूछा है। तो मेक श्योर कि आपको सब चीज़ पता हो तुंगभद्रा के बारे में। अब दूसरा देखो कावेरी। कावेरी इतनी प्रोमिनेंट है तो आपको पहली चीज़ तो कावेरी का सब पता होना चाहिए। दूसरा अगर नहीं भी पता होता तो जनरली देखो कावेरी 3 स्टेट से निकलती है। यहाँ पे एपी और तेलंगाना से कावेरी निकलती ही नहीं है। तो तुम लोग कावेरी को सीधा ही गलत कर सकते हो। तुंगभद्रा हो गया, कावेरी हो गया। अब जो तीसरा ऑप्शन है वो है मांजीरा। अब मांजीरा को देखो, मांजीरा यहाँ से होके अराउंड गोदावरी यहाँ से निकलती है, तो मांजीरा कहीं यहीं मिल जाती है गोदावरी में। और तेलंगाना और आंध्रा का जो एरिया है वो कहीं यहीं होगा। तो तुम लोग एक एक्सटेंट तक ये कर सकते हो कि मांजीरा की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मांजीरा पे जो गांडीकोटा कैन्यन है वो मांजीरा पे होने का। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, पेनार। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था, इस बार पीटी में आया था 2022 में। तो तुम लोग एक एक्सटेंट तक रिस्क ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क, कि सबको एनालिसिस कर दो कि तुंगभद्रा पे नहीं है, मांजीरा पे भी नहीं है, कावेरी पे नहीं है, तो पेन्नार पे हो सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है कि आपका कहीं पे भी कुछ एक छुटपुट नॉलेज होगा वो भी काम आएगा। अगर आपको नॉर्मली लोकेशंस पता हो कि कहाँ कहाँ रिवर जा रही है। अब तुंगभद्रा का ये भी आप देखो कि रिवर ईस्टर्न घाट से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से निकल रही है। उन्होंने 21 में क्वेश्चन पूछा था, कुछ रिवर्स दे दी थी और उसके रिगार्डिंग कुछ पूछा था कि कौन ईस्टर्न घाट से निकलती है वेस्टर्न घाट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं। सॉरी, इसको क्या करना है कि आपको इस R2 टर्म को यहाँ से रिलेट करो, कुछ ना कुछ R2 के रिलेटेड आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब एक चीज़ देखो, यूपीएससी कभी EIA का क्वेश्चन प्री में नहीं पूछ रही, कभी पूछा ही नहीं मतलब उसके रिलेटेड, तो तुम उसको सीधा गलत कर सकते हो। अब दूसरा एक गलत हो गया। अब दूसरा देखो, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर। रामसर हमने बहुत पढ़ा है लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है। तो ये भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि अगर तुम रामसर को पढ़ रहे हो तो कम्प्लीटली पढ़ लो, ताकि ये होगा कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो वहाँ से। तो इन दोनों ऑप्शन को तुम हटा सकते हो। अब देखो R2 मतलब कुछ होगा R और R के रिलेटेड। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में कि इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल 1 R, प्रैक्टिसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग 2 R। तो जो ये स्टेटमेंट है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 90% हो जाती है, क्योंकि एक तो बोल रहा है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, कुछ ना कुछ होगा, मतलब प्रोग्रेसिव चीज़ होगी कहीं ना कहीं। मतलब तुम रिलेट कर सकते हो कि अगर यूपीएससी ने दिया है तो कुछ ना कुछ नया होगा। उसके बेसिस पे तुम लोग ये कर सकते हो कि पहले वर्ड को ब्रेक करो, कि R2 को ब्रेक कर दिया, उसके बेसिस पे रेस्पॉन्सिबल और रिसाइकलिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है। तो
जो चूज़ करना है इन सब स्टेटमेंट से, एक बेस्ट स्टेटमेंट यही है कि आप पहले को करो। रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के अलावा कुछ नहीं है, बट ये है कि रिस्क, ऐसी रिस्क लो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 80 to 90% बढ़ जाए। ये मेन आइडिया जो है इस सीरीज़ का ये यही है कि क्वेश्चन को अपने को एक एक्सटेंट तक 90% लेके जाना है, क्योंकि हम लोग इतना नहीं पढ़ पाएंगे। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस जनरली तुम न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, लेकिन इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये है, ये पीटी का है, सॉरी PYQ का रिपीटेड है। उन्होंने 2019 में पूछा था कि गोल्डन मसीर, आई थिंक उन्होंने ये पूछा था कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या नहीं है। तो ये बहुत मतलब सबसे इजी क्वेश्चन था। तो ये रोल है PYQ का, PYQ सॉल्व करने का। तो मेक श्योर कि PYQ का एक एक सिंगल स्टेटमेंट आपको पता हो। BOD है, अब BOD का देखो, इस क्वेश्चन को बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स सी कि इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, मतलब आपको कुछ नहीं पता है कि BOD क्या है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, तो सब जुगाड़ लगाने हैं। जितनी भी मैंने ऊपर ये सारी ट्रिक्स बताई है, इन सब को जुगाड़ लगा के क्वेश्चन निकालना है। अब इसमें क्या है BOD में, ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड वो जनरली नहीं पूछते। ये थोड़ा बेसिक साइंस का है जो भी स्टेटमेंट है, और बेसिक साइंस UPSC अभी तक नहीं पूछ रही है, तो तुम इसको सीधा हटा सकते हो, ये हमारे सिलेबस के रिलेटेड नहीं है। असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन, ये भी कोई रिलेवेंट नहीं है। मतलब इन्वायरमेंट में जनरली वो तो या तो नेगेटिव स्टेटमेंट पूछेंगे बिल्कुल, जैसे ट्रिक्लोजन हो गया, बिस्फेनॉल हो गया, या फिर कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ पूछेंगे, जैसे R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस हो गया, या फिर कोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आया, या फिर बायोरॉक टेक्नोलॉजी हो गई, या मियावाकी सोल्यूशन हो गए, कुछ प्रोग्रेसिव होगा। इसमें अब देखो 2 क्वेश्चन है ये, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉल्यूशन असेन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये दोनों बहुत रिलेवेंट हो रहे हैं, तो अब इन दोनों में भी एटलीस्ट तुम 50-50 में हो। लेकिन अगर तुम इतना बेसिक अगर PYQ एनालिसिस किया हो आपने, तो यू वुड कम टू नो दैट कि वो लोग मेरीन इकोसिस्टम के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अब उससे देखो कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए उन्होंने। 21 में उन्होंने दिया था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फिर उन्होंने ब्लू कार्बन दिया था 2021 में। फिर उन्होंने माइक्रोबीट्स दिया 2000 आई थिंक 17-19 में दिया था, हाँ। फिर उन्होंने आई थिंक यूट्रॉपिफिकेशन दिया था, वो लेट दिया था 2013 से पहले आई थिंक। तो उनका एक्वेटिक इकोसिस्टम के रिलेटेड उनका बहुत एक मेजर थीम है जो हर साल ही पूछ रहे हैं। तो तुम उस बेसिस पे जा सकते हो कि ये पॉल्यूशन एक एक्सटेंट तक नेगेटिव चीज़ है। दूसरा ये है कि ये इनका थीम है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इन 3-4 चीज़ों को मिला के तुम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हो कि ये इनकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, प्लस दूसरा है कि नेगेटिव चीज़ भी है, क्योंकि पोल्यूशन, और ये जनरली ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो जैसे बेंजीन पोल्यूशन का सोर्सेज क्या है। तो तुम लोग जा सकते हो कि हाँ BOD माइट बी समथिंग रिलेटेड टू दी असेसमेंट ऑफ द पोल्यूशन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। उसके बाद ये देखते हैं, ये क्वेश्चन इसके लिए दिया मैंने कि जैसे ये है WPA, दे आर आस्किंग सिंगल क्वेश्चन एवरी ईयर। जैसे इन्होंने इस बार 2022 में उन्होंने पूछा था हंटिंग का कोई क्लॉज पूछा था, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पूछा था उससे रिलेटेड। 2021 में उन्होंने ये पूछा था कि शेड्यूल 5 क्या इंपॉर्टेंस है, ये शेड्यूल 1 है। तो आपको सारे शेड्यूल्स देखने। और 20 में आई थिंक उन्होंने WPA के रिलेटेड क्या पूछा था, हाँ आई थिंक 20 का ही क्वेश्चन है ये 2017 का है। 20 का उन्होंने आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा था, अभी मेरे को इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इस क्वेश्चन को आपको इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया है कि इस पर्टिकुलरली एक्ट को प्लस उसके सारे शेड्यूल्स को एकदम बिल्कुल पता होने चाहिए आपको। इसके बाद ये है बटलर कमेटी सॉरी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऑलमोस्ट लगभग हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं मॉडर्न के लिए, लेकिन एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक जो मेरे को अप्रोच लगी वो ये हो सकती है कि सबसे पहले ये देखो, प्रेस वाला टॉपिक है, स्पेक्ट्रम है, अच्छे से दिया हुआ एकदम। तो प्रेस के रिलेटेड होना मुश्किल है, क्योंकि कोई कमेटी बनी हुई होती तो लगभग हमें पता होती, क्योंकि प्रेस वाला टॉपिक अच्छे से दिया हुआ उसमें। और देर आर चांसेस की, मतलब अगर होता तो स्पेक्ट्रम में होता। तुम इतना कॉन्फिडेंस से जाओ कि मैंने स्पेक्ट्रम अगर अच्छे से पढ़ी है, और अगर मैंने जैसे एजुकेशन सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, तो
उसके रिलेटेड मेरे को सब पता होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड जो ऑप्शन भी आ रहा है ना, उसको भी एलिमिनेट कर पाओ आप। जैसे ये प्रेस है, इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने सब पढ़ा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है। अब देखो, डिफाइन द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। आपने एक्ट भी पढ़ा है 1860 वाला, उससे पहले 1858, जब से ये सिस्टम आया है। लेकिन ऐसा तो कहीं था नहीं कि भाई उसकी पावर्स को कहीं डिफाइन कर रहे हैं या फिर वो, इसके बेसिस पे आप ये भी हटा सकते हो। अब ये देखो, तीसरा है ये देखो, डिफाइन द जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जुडिक्शन डिफाइन करने के लिए इन्होंने, अगर तुम अच्छे से ये एक्ट पढ़े होते, एक सेकेंड, आप 1819 से लेके 1909, 1919 और 1935, तो जनरली जो जुडिक्शन है सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, वो एक तो मेजरली सब्जेक्ट्स के बेसिस पे हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट कौन से और रिजर्व कौन से, उसके बेसिस पे हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ कोई बटलर कमेटी सुना नहीं है कि भाई बटलर कमेटी बनेगा। और बटलर कमेटी उस टाइम 1927, यहाँ इस टाइम में कोई एक्ट भी नहीं आया। जैसे एक लास्ट एक्ट आया था 1919 में, उसके बाद आया 1935 में। तो अब एक ऑप्शन क्या रहा है कि इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। इसका इतना स्पेक्ट्रम में भी नहीं है कि अच्छे से दिया हुआ हो कि स्टेट का सिस्टम क्या था, प्रोविंशियल स्टेट कौन से थे, प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे, और उनका रिलेशन क्या था। तो इस ऑप्शन को तुम इस बेसिस पे जा सकते हो कि अगर तुम्हें इन तीनों चीज़ों का पता हो, प्रेस का हमें पता है, ये चीज़ हमें पता है कि यार सेक्रेटरी की पावर कहीं डिफाइंड नहीं है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि हमने पढ़ा भी है, एक्ट्स भी सारे पढ़े हैं, लेकिन ऐसा कहीं था नहीं कि भाई सेक्रेटरी की पावर एग्जैक्टली डिफाइंड हो। वो तो एक डिस्क्रिशन पावर थी, कुछ भी कर सकते हैं। डिफाइन द जुडिक्शन, ये स्टेटमेंट की भी लीस्ट पॉसिबिलिटी है। उसके बेसिस पे तुम फोर्थ लगा सकते हो कि माइट भी कुछ स्टेट के रिलेटेड होगा, कुछ स्टेट के इश्यूज होंगे या उनके ग्रीवेंसेस होंगे, उसके रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कमेटी बना होगा। तो इसकी, चलो इसमें नहीं तो एटलीस्ट तुम लोग ये दोनों ऑप्शन पे जा सकते हो 50-50 पे। इसके बाद ये है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसमें यह है कि एक चीज़ देखो, यूपीएससी लगभग हर साल ही सोलर एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही है। अब हम लोग 2022 से स्टार्ट करें तो 22 में उन्होंने पूछा था कि लार्जेस्ट सोलर पार्क, एक क्वेश्चन करके था, फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है और कौन सा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं, हाँ, किस स्टेट में वो एयरपोर्ट है जो पूरा सोलर के बेस पे फंक्शनिंग कर रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। 21 में आई थिंक उन्होंने सोलर के रिलेटेड, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ पूछा था बट श्योर हूँ 2020 में उन्होंने पूछा था सोलर पंप और उनको करके। आईए से उन्होंने पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को, जो सोलर सेक्टर है उसको अच्छे से पढ़ना है। जितना भी कहाँ पे भी उसके पार्क लग रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और कोई कुछ नया आया हो, कोई नई बॉडी बनी हो, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने कुछ किया हो, इससे रिलेटेड कुछ भी हो, इसके लिए आप मिनिस्ट्री की साइट रेफ़र कर सकते हो। तो उसके बाद ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाला तो था बट वो इसके ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, तो मिला तो मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम। अब इसके बेसिस पे तुम लोग ये इस स्कीम, पहले इस वर्ड को ब्रेक करो। रिकॉग्निशन मतलब कुछ चीज़ रिकॉग्नाइज करनी है। प्रायर लर्निंग, प्रायर मतलब जैसे अगर मैं किसी सेंटर में जा रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट के जो स्किल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्रायर लर्निंग का ये हो गया कि कुछ मैंने अगर कोई लर्निंग ली है पहले की, उसको रिकॉग्नाइज करना हो। जैसे मेरे पास कोई स्किल्स हो जो इनफॉर्मली करी हो या फिर कहीं से एक्वायर करी हो, मेरे को कुछ भी आ रहा हो, तो उसको रिकॉग्नाइज करना। तो अब इसमें कुछ आप ऑप्शन देखो, इसके बेसिस पे आपको ये पता चल गया ना कि कुछ कुछ प्रायर लर्निंग होगी, उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाई कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल, यहाँ की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल चैनल है वो प्रायर लर्निंग है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है, उसने कोई एक कुछ भी, जो ठेकेदार हो या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, उसने कुछ आर्किटेक्चर की अच्छी, अगर उसको डिज़ाइंस आ रही है, उसको स्किल आ रही है, तो उस स्किल को सर्टिफाइंग करना। आपने असेसमेंट कर लिया है कि ये स्किल बंदे को आती है नहीं आती, उसके बेसिस पे आप असेसिंग कर रहे हो और सर्टिफाई कर रहे हो। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है।
जो उसकी प्रायर लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो, एनरोलिंग द पर्सनस इन द यूनिवर्सिटी फॉर डिस्टेंस लर्निंग, ये कोई रिलेटेड ही नहीं है, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है पहली बात, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिकॉग्निशन की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब्स टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे ऐसा कुछ सुना है कि मतलब कोई मतलब रिजर्व कर रहे हैं कुछ? जनरली रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में ही है। और दूसरा भी ये है कि चलो पीएसयू भी गवर्नमेंट का ही है, लेकिन ऐसा कभी हमने सुना भी नहीं कि चलो रिजर्व कर रहे हैं कुछ स्किल्ड जॉब्स टू रूरल, और जनरली रूरल एरियाज़ में अनस्किल्ड जॉब ही होती है। तो इसको तुम भी हटा सकते हो कि ये भी एक वेग है और फार मतलब कुछ रिलेटेड नहीं है इतना। अब फोर्थ देखो, सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय द ट्रेनीज अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट, ये जो हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अगर उसके अंडर कोई बंदे ने अगर स्किल कोर्स किया हो, उसके बेसिस पर अगर तुम सर्टिफाई कर रहे हो, तो वो प्रायर लर्निंग नहीं होगी, वो एक मतलब उसी टाइम की लर्निंग होगी, उसमें कुछ प्रायोरिटी का कोई कंसेप्ट नहीं एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्किल सेंटर पे जाके अगर स्किल एक्वायर कर रहे हो, तो उसमें प्रायर लर्निंग नहीं है। प्रायर का मतलब ये हो गया ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको समझ जाओ कि अगर तुम जैसे तुम्हारी कोई स्किल्स है, उसको गवर्नमेंट अगर रिकग्नाइज कर रही है, तो वो ये स्कीम है। तो इस वर्ड के बेसिस पे भी ये हमारा क्वेश्चन निकल सकता था। आप ट्राई करिए कि जितने भी सिंगल स्टेटमेंट के इस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको खुद से लगाओ, खुद से लगाओ, खुद से सॉल्यूशन करो। क्योंकि ये है ना कि जो हर्षद मेहता वाली सीरीज़ में एक डायलॉग होता है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि पूरे देश के ऐसा कुछ करके था कि पूरे देश की जो भी इच्छा हैं उनको पूरी कर सकता है। तो ये जो PYQ है, दे आर लाइक शेयर मार्केट, आपकी हर डाउट, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर इश्क करना ही है तो PYQ से करो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी। उसके बाद ये पेज का है, ग्रीन इकॉनमी का कंसेप्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो, अब आप देखो कि सारे जुगाड़ लगाने हैं, जितनी भी थीम्स है, जितनी भी टेक्निक्स है, उनके बेसिस पे। अब एक चीज़ देखो कि UPSC जनरली UNFCCC पे क्वेश्चन पूछ रही है जनरली। अब एक चीज़ देखो, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये बहुत दूर का कंसेप्ट है, कभी इतना रिलेवेंट नहीं होगा कि UPSC उसको पूछे, इसको तुम सीधा हटा सकते हो। ये UNFCCC क्लाइमेट, ये है पेरिस डील। अब पेरिस डील इतनी न्यूज़ में है, और अगर 2015 में उस टाइम कुछ हुआ होता तो जनरली हमें पता होता। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग एक पहले वेटलैंड का क्वेश्चन सॉल्व किया था कि अगर रामसर कन्वेंशन के रिगार्डिंग कुछ आया तो हमें उसका पक्का पता होना चाहिए, मतलब वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पेरिस डील ऐसी है कि यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट डील, तो अगर आपको उसका पता है तो तुम उसके बेसिस पे इसको भी हटा सकते हो। अब तुम्हारे पास ये दो ऑप्शन है, ये भी अर्थ समिट का है, ये UNFCCC की कॉन्फ्रेंस है। अब तुम एक, ये है एक तरीके से Rio 10 और ये है Rio 20। अब तुम्हारी रिस्क है कि अगर तुम्हें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना हो तो तुम UNFCCC के उस ऑप्शन पे जाओ, क्योंकि जनरली जैसे उन्होंने मोमेंटम फॉर चेंज दिया था 2019 में, तो ये लोग UNFCCC के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये हमें पता है तो ये हट गया, ये हमें पता है कि नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब इन दोनों की है, एटलीस्ट यू आर इन 50-50। अब इस पे थोड़ा अगर आपको पता हो तो यू कैन टेक रिस्क की जो पेज वाला कंसेप्ट है वो 12 में आया था, Rio 20 में, जब ग्रीन इकॉनमी की बात करी गई। और वो नॉलेज वाला सेक्शन हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना अपना सब अपना अपना कंटेक्स्ट के बेस्ड पे होता है। तो हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, रादर देन कि मतलब जस्ट नॉलेज एक्वायर करनी है और उसको पुटअप करना है, आपको सब करना है। मतलब UPSC इज़ लाइक नॉलेज प्लस लॉजिक, तभी आपका एक एक्सटेंड तक प्री निकलेगा। अब ये क्वेश्चन है, अब इस वर्ड को तोड़ो, बनी ठनी। बनी ठनी समथिंग रिलेटेड टू मतलब जो राजस्थान, ये राजस्थानी लैंग्वेज के रिलेटेड लग रहा है। बनी ठनी मतलब जैसे अगर तुमने सुना होगा खम्मा गणी है, तो ये इस टाइप के वर्ड होते हैं, वो राजस्थान के होते हैं। तो उस बेसिस पे तुम ये हटा सकते हो कि कांगड़ा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का देने का मेरा यही पर्पज़ था कि इस वर्ड को भी ब्रेक करो। जैसे अगर उन्होंने थार्ड दे रखा है, तो थार्ड का मतलब होता है कि कुछ कुछ कंसेप्ट होगा जो इंडिया का नहीं होगा, चाइना का नहीं होगा क्योंकि वो अपने नाम पे देंगे, इजराइल का जनरली नहीं होगा, जापान का जनरली नहीं होगा क्योंकि वो अपने नाम के बेसिस पे किसी भी चीज़ का, कोई अगर स्पेस क्राफ्ट हो या फिर कोई सैटेलाइट हो, उनका जो
नाम का जनरली नाम देते हैं तो वो अपने बेसिस पे देते हैं, अपनी कंट्री के बेसिस पे देते हैं। तो तुम इस बेसिस पे एक ऑप्शन को उठा सकते हो। तो बाकी अगर आपको नॉलेज हो तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट इसमें इतना ही था कि आप वर्ड को ब्रेक करो। अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब इसको देखो, ILO थोड़ा बहुत आपको पता हो ILO के बारे में, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन अब ये बोल रहा है कि 138 एंड 182 किसके रिलेटेड है। अब देखो, रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस, जनरली ये काम हो सकता है FAO का हो सकता है, या UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है, UN फूड ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक, जिसको नोबेल प्राइज़ भी इस बार मिला था, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उसका काम हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका काम हो सकता है फूड से रिलेटेड। तो ये बहुत एक फार मतलब बहुत दूर का कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड नहीं है, ILO से रिलेटेड। इसको तुम हटा सकते हो। जेंडर पैरिटी हो सकता है, क्योंकि ILO का एक मैंडेट ये भी है, जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस, तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फिर से FAO का हो सकता है, या फिर कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उसका हो सकता है, लेकिन ILO का होना इज़ लाइक थोड़ा लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, इसको हटा सकते हो। अब तुम्हारे पास बचे दो, अगर नॉलेज हो तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट तुम 50-50 में हो। तो आपको क्या करना है सिंपली बाई नोइंग कि ILO क्या है, तुम 50-50 में आ सकते हो। उसके बियॉन्ड की अलग बात है। अब ये देखो, ये थर्ड आ गया, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अब तुम्हें कुछ नहीं पता हो, लेकिन तुम्हें इतना पता हो कि जो नाम है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या किसी भी सैटेलाइट वगैरह, किसी भी मिसाइल्स का, जनरली इंडिया का होगा, जनरली मतलब उस कंट्री के नाम पे होगा। जैसे ब्रह्मोस है, तो ये एक रिवर, ये रशिया की और ये इंडिया का ब्रह्मपुत्र, इस बेसिस पे नाम बना है। ब्राक मिसाइल हो गई, मतलब जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो किसी कंट्री के स्पेसिफिक लैंग्वेज के रिलेटेड होगी। अब तुम देखो, इसराइल का होता तो इसराइल अपना नाम सेट करता, ये हटा दो। इंडियाज इंडिजीनियस, अब इंडिजीनियस होता ना, जैसे इंडिया का क्या है, नाग मिसाइल जो मतलब इंडिया के ऐसे ही नाम होंगे, गगनयान या मंगलयान हो गया जैसे, तो ये इंडियन नाम है सारे, तो ये भी नहीं है। अब देखो, अमेरिकन एंटी मिसाइल, अब इसका हो सकता है, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है और ये है, ये जनरली क्या करती है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो जनरली इंग्लिश में ही नाम देता है किसी चीज़ का। साउथ कोरिया और जापान का है, जापान का होता तो तुम किसी का जापान का देखो, तो वो जनरली उनके नाम के बेसिस पे होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये USA का होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। अब एक चीज़ देखो, जब भी कुछ क्वेश्चन में सम हो ना, तब ये होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सम पीपल आर कुछ भी हो, तो देर आर पॉसिबिलिटी कि एक बंदा होगा ही होगा। अब जैसे उन्होंने एक 22 में क्वेश्चन पूछा था कि कुछ लोग जो केन्या के एक रिफ्यूजी कैंप से निकले हैं, वो सूडान आ गए। यार अगर एक भी बंदा आ गया ना सूडान में, तो उनका टोटली क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते। तो जहाँ पे भी सम की पॉसिबिलिटी है ना, वो जनरली सही होती है, क्योंकि सम मतलब एक, लीस्ट में सम एक हो सकता है। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ स्नेक विविपोरस होते हैं। विविपोरस मतलब जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, मतलब बच्चे का, एक बच्चे का हो गया और एक एग का हो गया। एक होता है ओविपोरस जो एग के थ्रू होता है, और विविपोरस में जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है काफ़ी। अगर तुम ऐसे देखोगे ना, स्नैक की बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि यार वो विविपोरस हो सकता है, उसका जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम, बट है। एक आध कोई अगर स्नैक मिल गया, कोई अमेजन फॉरेस्ट में मिल गया या कहीं पे भी मिल गया, तो उनका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो सम इज़ ऑलवेज राइट जनरली। लॉजिक पे जाओ। अब तुम एक चीज़ देखो, सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस डू नॉट शो एनी सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स। यार पॉसिबिलिटी है कि मेडिकल साइंस में कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो एक बंदे का भी अगर मेडिकल ये सिम्टम अगर कुछ साल तक नहीं दिखे ना, तो UPSC का क्वेश्चन गलत हो सकता है। उसके बाद द ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद द बी एंड सी आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। पॉसिबिलिटी हो सकती है यार कि ये ज़्यादा हो, मतलब तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये पता हो कि ये गलत है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव ए वैक्सीन। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कि वैक्सीन नहीं है। जनरली
मतलब बहुत चीज़ों की वैक्सीन है, जितने भी डिजीज़ है ऑलमोस्ट की, मतलब कुछ चीज़ों के जैसे HIV वगैरह है इनकी नहीं है। ये क्वेश्चन इन्होंने 2012 में पूछा था, सेम क्वेश्चन यही था कि इसकी वैक्सीन है और इसकी नहीं है। अगर आपको इस स्टेटमेंट का कुछ भी नहीं पता हो ना, अब मान लो कि ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। देखो इन्होंने यहाँ पे भी HIV की बात करी है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा कि HIV का एक रोल हो सकता है कि जो जैसे ट्रांसमिट जैसे हेपेटाइटिस बी होता है वैसे HIV हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है, अ, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है भाई कुछ लोग ना दिखाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि यार हो सकता है ये लोग ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है, ये टोटली 100% बोल रहा है कि भाई हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है ही नहीं। जब सी की है तो बी की क्यों नहीं है? तुम ऐसे सोचो, तुम ये भी सोचो कि तुम्हें 100% पता है नहीं है, उसके बेसिस पे आंसर लो। तो अगर तुम्हें जनरली जाना हो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, तो जो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है गलत होने की। कॉन्क्रीट मतलब क्या? जैसे उन्होंने 19 में पूछा था कि जो तानसेन है उसको उपाधि अकबर ने दी थी, और बाकी तीनों क्वेश्चन जनरल थे। जनरल मतलब जेनरिक थे कुछ, कि तानसेन ने राग वगैरह इनका इन्वेंशन किया था और म्यूजिक को प्रमोट किया, ऐसे कुछ कुछ थे। एक था जो स्टेटमेंट, ये कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट का मतलब अकबर की जगह औरंगजेब हो सकता है। अगर तुम इस अप्रोच को समझो ना, तुम एग्जामिनर हो और तुम अगर पेपर बना रहे हो एंड तुम सोच रहे हो कि यार अकबर को चेंज करके हम लोग औरंगजेब दे देते हैं। जैसे उन्होंने एक 22 में क्वेश्चन दिया था कि जो टी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ऐसा कुछ करके था। अब तुम सोचो, बेंगलुरु को उन्होंने क्या किया कि कोलकाता को बेंगलुरु कर दिया। तो जो सिंगल स्टेटमेंट होते हैं ना, मतलब फैक्चुअल, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इनको मतलब अब तुम बेंगलुरु की जगह कोलकाता कर सकते हो, अकबर की जगह औरंगजेब कर सकते हो। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है गलत करने की, क्योंकि इसको गलत करना बहुत ईजी है। और यूपीएससी सच में लगभग 95% जो कॉन्क्रीट स्टेटमेंट है वो गलत होते हैं। कॉन्क्रीट का अगर आप नेचर समझ जाओगे किस टाइप का कॉन्क्रीटमेंट है, तो आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब ये जो केस 9 है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में था। ये आई थिंक 19 का पेपर है और 18 के पेपर में था। उन्होंने मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा था। तो आप प्लीज़ जो भी PYQ में है उनको गूगल करके जाओ, बिकॉज दे आर रिपीटिंग। 1-2 साल के बाद हर चीज़ें रिपीट होती हैं। अब ये है, इस क्वेश्चन का देने का मेरा ये मतलब था कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट हुआ है इंडियन बैंक के उसके बीच में, कोई भी, इसको छोड़ो। आप यहाँ पे देखो कि इन्होंने 2 स्टेटमेंट सिमिलर बनाए हुए हैं। अपन ने एक बात करी थी कि ये लोग क्या करते हैं, 2 स्टेटमेंट बहुत सिमिलर बनाते हैं। अब यूपीएससी क्या करता है, अगर 10 स्टेटमेंट देगा ना, तो उसमें 9 स्टेटमेंट्स में आंसर यही है। ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। भले ही आप लेवेंट वाला एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद आप क्वेश्चन देखो 2022 में इन्होंने और भी क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, रामानुज का क्वेश्चन पूछा था, उसमें भी 2 स्टेटमेंट मतलब सेम थी, थोड़ा डिफरेंस है। बट अगर आप 2 को नहीं देखना, इनको देखो। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। या इंफ्रास्ट्रक्चर का कभी पीटी में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है कि भाई, एक ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई एग्रीमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब ऐसा सुना नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट भी हुआ है और यूपीएससी ने दिया। मतलब कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है। ये जनरली एनपीए के रिलेटेड था, तो कुछ प्रोमिनेंट चीज़ होगी तभी उन्होंने दिया है। अब देखो, टू लेसन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया पीरियड बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट। अब ये होता तो ये बजट में होता या आपको पता होता, इसको आप हटा सकते हो। अब यहाँ पे है दो दो चीज़ें। इन्होंने क्या बोला कि टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोन्स और 50 करोड़। अगर जैसे मैं एक बैंक है एक्स, वो खुद ही रेगुलेशन कर रहा है अगर 50 करोड़ का लोन दे रही है तो। लेकिन इसमें क्या है, टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंजोर्टियम लैंडिंग। अब इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो आप, दोबारा अच्छे से पढ़ो। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बोल रहा है, एक तो आप एनपीए के इशू को सॉल्व कर रहे हो, ऊपर से बैंक खुद को बोल रहे हो कि आप रेगुलेशन करो। दिस इज़ काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें क्या होगा कि अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ और मैं ही खुद उसका असेसमेंट कर रहा हूँ, तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि मैं अपने किसी रिलेशन का उस किसी को लोन दे सकता हूँ। तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत होने की ज़्यादा है रादर देन कि इसकी। ये बहुत ईजी लीनियंट स्टेटमेंट है कि टू अपना उसका एक एम है कि भाई जितना जल्दी रेजोल्यूशन हो, वो स्ट्रेस एसेट का रेजोल्यूशन हो जो कंजोर्टियम लेंडिंग के अंडर है।
ये दोनों ऑप्शन में अगर आपको चूज़ करना है, गो विथ दिस, क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो फिर देर इज़ नो वे, मतलब आप सीधा इसी को मार दो। लेकिन अगर नहीं पता हो तो ये करो कि कुछ एग्रीमेंट हुआ है, देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि अगर यहाँ पे आरबीआई करता कि भाई चलो अगर 50 करोड़ की ज़्यादा अगर लोन दे रहे हो, तब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हाँ भाई आरबीआई मॉनिटरिंग वगैरह ऐसा कुछ करता होगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि खुद ही आप रेगुलेशन करके 50 करोड़ का लोन वगैरह वो दे सकते हो, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये बहुत लीनियंट स्टेटमेंट है ये ईपीआर का। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों दिया है, क्योंकि इन सबको गूगल करो, ये आज नहीं तो कल रिपीटेड होंगे, आएंगे, भले वो 23 में पूछे 24 में पूछे, कभी भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एक चीज़ देखो, हमेशा जो चीज़ बड़ी होगी ना वो आंसर होगी। जैसे उन्होंने रामानुज का क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे, एक तो दिया था मेडिटेशन, एक दिया था डिवोशन, कि ये पाथ है लिबरेशन का। दो ऑप्शन थे कि द पाथ ऑफ लिबरेशन इज़ गो थ्रू द मेडिटेशन, और इसमें था डिवोशन। अब देखो जो डिवोशन है ना, डिवोशन के अंडर मेडिटेशन है। ये जो वेन डायग्राम सी सेट में पढ़ा है वो यही कंसेप्ट है कि डिवोशन इज बिगर देन मेडिटेशन। डिवोटेशन में सब है, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो आप एक डिवोटी हो, तभी तो आप डिवोशन दिखा के मेडिटेशन कर रहे हो ना। तो समझ रहे हो, जो चीज़ बड़ी होगी वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उसमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे डिवोशन इज लाइक बिगर देन मेडिटेशन, तो आपको चूज़ करना है डिवोशन को करिए। इस क्वेश्चन को देखो, ये बेसिकली पूछ रहा है कि एफसीआई की कॉस्ट क्या है। अब तुम देखो इस क्वेश्चन को देखना, एफसीआई की जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट, ये तो बहुत सीधा ओनली दिया हुआ, और भी कॉस्ट हो सकती है। अब देखो प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंट एंड चार्जेस ऑफ द गोडाउन। अब एक चीज़ देखो, गोडाउन ये जैसे इन्होंने स्टोर किया यहाँ पे, ये गोडाउन को इन्होंने मान लो फीस दे दी, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे उन्होंने पीडीएस को जो भी उनका आगे का प्रोसीजर है वो किया। तो ये जो फीस है ना प्लस ये फीस, ये सारा ये ब्रॉडर टॉपिक है। ये जो ये है ये इसका पार्ट है, मतलब डी इज़ द पार्ट ऑफ सी। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही गोडाउन का चार्जेस आते हैं, कोई तुमने टैक्स पे किया, फीस दी, कुछ भी, वो सारा इसी के अंदर आता है। तो जो डी ऑप्शन है इज द पार्ट ऑफ सी। आप समझे हो, इस क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है दैट इज़ बिगर देन दी चार्जेस ऑफ गोडाउन और एनी इंसिडेंटल प्रोक्योरमेंट। तो मेरा कहने का इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये है ना कि जो बड़ी चीज़ है, जैसे इसमें सी इज़ बिगर देन डी, दोनों चार्जेस है, गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, दोनों सही है, लेकिन सबसे सही ये है सी। तो ये भी एक टाइप है, इसको भी पकड़ना कहीं ना कहीं काम आएगा। सोशल कैपिटल है, तो कैपिटल का मतलब इससे पहले उन्होंने ह्यूमन कैपिटल दिया था। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को गूगल करा होता कि ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब होता है, तो आप सोशली भी कर सकते हो। अब एक चीज़ देखो, प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द पॉपुलेशन, लिटरेट और सोशल एजुकेशन का कैपिटल का कोई मतलब नहीं होता। जनरली अगर आपने जैसे कोई मतलब जैसे रिलीजियस वायलेंस हुई या ऐसा कुछ हुआ, तब ये क्वेश्चन आता है कि यार इंडिया में सोशल कैपिटल की कमी है, सोशल कैपिटल को रेज़ करो। तो सोशल कैपिटल मतलब जो सोसाइटीज़ है वो कैसे एक मतलब हारमोनियस, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छे हैं नहीं है, उसके बेसिस पे, मतलब सोसाइटी के बेसिस पे है। सोसाइटी अगर अच्छी है, सोसाइटी अगर एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, एक दूसरे के कल्चर को अकोमोडेट कर रही है, तो वो वहाँ पे सोशल कैपिटल है। द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, ये तो बहुत ही, इसको सीधा हटा सकते हो। द साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लाइक बहुत, ये दोनों क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना, दोनों स्टेटमेंट के आपको देखते हटा सकते हो। देखो द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हारमोनी इन द सोसाइटी, दिस इज मोर रिलेवेंट कि यार म्यूचुअल ट्रस्ट होगा और हारमोनी होगी तभी सोशल कैपिटल बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें दी गई है ना उसको आप लिंक करो। जस्ट ट्राई को लिंक की, कैपिटल है, सोशल कैपिटल है और कैपिटल है, इन दोनों को वर्ड को ब्रेक करो, फिर जो भी सबसे रिलेवेंट लगता है आंसर में उसको क्लिक करो। ये है। तो इसमें एक चीज़ देखो, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सिग्रीगेट 5 कैटेगरी में, क्या पता 6 हो, 7 हो, 8 हो, 4 हो, यू डोंट नो अबाउट दैट। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो इसको सीधा गलत करो, क्योंकि ये लोग जनरली जो सिंगल स्टेटमेंट होता है ना, सिंगल मतलब सिंगल फैक्ट होता है, वो जनरली गलत होता है। इसको मैं आगे बताते रहूँगा, आप अच्छे से इसको समझना। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडी है, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउन ऑन सी, और भी हो सकता है, ये भी गलत है। अब देखो, द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलाबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स ऑफ
फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। हो सकता है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव चीज़ है, एग्जैक्ट क्राइटेरिया हो गई तभी आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जैक्ट होगा। अगर रूल्स लाए हैं, आप बताओ कोई पॉलिसी लाई है तो उसमें कुछ चीज़ तो स्पेसिफिक होगी ही, तभी तो पॉलिसी लाए हैं नया, नहीं तो क्यों लाते हैं। पॉलिसी कुछ पहले ही था तभी तो उन्होंने दिया ना, एग्जैक्ट क्राइटेरिया है। अब देखो, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटेड दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट मूव टू द। यार एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेसिंग होने के लिए तो जा ही सकता है, क्या पता कोई बड़ा हो कुछ ऐसा वहाँ पे प्रोसेसिंग हो। दिस इज़ बहुत मतलब वाइडर है कि एक ऐसे तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाना पड़ेगा। तो ये इस बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे गलत हो सकता है। ये प्रोग्रेसिव है और ये दोनों तो बहुत मतलब सीधे ही आप गलत कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है। ये है, अब इस क्वेश्चन का बताने का ये मकसद है कि ये जो है टॉपिक अलियार, ईसापुर एंड गंगा बस्ती, गंगा बस्ती है ये वाटर रिजर्वायर है। तो अब इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आपको गूगल करना है कि गंगा बस्ती है कहाँ पे, ईसापुर कहाँ पे और अलियार कहाँ पे। इसको अगर आपने गूगल किया होता, 2022 में इन्होंने फिर पूछा था, मैथॉन करके एक प्रोजेक्ट पूछा था कहाँ पे है, वो सेम है, दोनों वेस्ट बंगाल में और वहीं पे है। तो जितने भी वाटर रिजर्वायर है उनको आपको गूगल करना है। तो इसके बेसिस पे ये निकल गया कि ये इस जितने भी इंडिया में वाटर रिजर्वायर है उसको गूगल करो, उसको गूगल किया होता तो आपका 22 का एक क्वेश्चन सही हो जाता। अब ये है, तो ये शेड्यूल सारे इंपॉर्टेंट है। हर साल 10th शेड्यूल 2022 में पूछा है, 5th शेड्यूल ये फिर से 2022 में पूछा, और ये सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ, सेम रिपीटेड है 2022 का, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है ये। इसके बाद इसका पूछने का यही है कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो मैप के साथ, और इनकी सारी की लोकेशन देख लो। ये 19 का क्वेश्चन है। अगर आपने इन सब की लोकेशन देखी होती तो आपको पापीकोंडा की लोकेशन पता होती कि ये एपी में है। ये आपको हेल्प करती 2020 के क्वेश्चन में कि कावेरी कहाँ कहाँ से निकलती है, तो वो एपी से नहीं निकलती, तो आप पापीकोंडा को हटा के सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसको मैं आगे बताऊँगा। ये है एरोजोल, ये भी एक प्रोग्रेसिव टेक्निक है। इसके बेसिस पे आप इसको ट्राई करना कि इसको सॉल्व करो आप। R2 कोड ऑफ, ये हमने अभी डिस्कस किया है, 8 अगस्त 1942। अब एक चीज़ देखो, ये तो 1946 में हुआ था। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन 7 प्रोविंसेस, ये भी इस टाइम नहीं हुआ था। प्रोबेबिलिटी है ए और डी की। ए में क्या है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन प्लस क्रिप्स प्रपोज। अब यूपीएससी का जो पैटर्न है ना क्वेश्चन पूछने का, अगर उन्होंने 8 अगस्त पूछा है तो जनरली तो ये सबको पता है कि 8 अगस्त को हुआ था। अगर आपको नहीं भी पता हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो इंडियन एस्पेक्ट का क्वेश्चन पूछेगी। मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ किस कंट्री ने किया, ऐसा कुछ करके था, तो उसमें चाइना और इंडिया ऑप्शन था। तो चाइना की प्रोबेबिलिटी कम है, इंडिया की ज़्यादा है, इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो। इसमें यह है कि कुछ इंडिया के साइड से कुछ अच्छा हुआ होगा तभी उन्होंने इतनी बड़ी डेट पूछी है। मतलब अगर उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन बनाया तो इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बेसिस पे तुम ये कर सकते हो, क्विट इंडिया मूवमेंट का कुछ रेजोल्यूशन पास हुआ होगा तभी दिया होगा। मतलब इन दोनों में से अगर आपको चूज़ करना हो तो गो विद वन, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कुछ बड़ा हुआ होगा तभी 8 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर बहुत न्यूज़ में था, जो भी टर्म्स न्यूज़ में थी उसको गूगल करो। और दूसरा ये है कि इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। इसको देखो, ईस्ट ऑफ अक्साई चीन ये है, तो ईस्ट तो इधर हो गया, ये तो गलत है। ईस्ट ऑफ ले, अब ले के ईस्ट में यहाँ हो सकता है कहीं, इसको अभी सॉरी ले के ईस्ट में यहाँ होगा, तो ये गलत हो गया। नॉर्थ ऑफ गिलगित फिर तो वो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान हो जाएगा। बस आपको पता ही नहीं है नुब्रा वैली कहाँ है, बट आपका सही है ये। तो एलिमिनेशन भी काम करता है। अब ये दूसरा, इसमें क्या है कि जो भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो सही होगी। जैसे 2022 में उन्होंने फणम पूछा था, तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो यूपीएससी इकोनॉमिक टर्म्स को ज़्यादा पूछती है। हुंडी पूछा 2020 में, फिर उन्होंने इस बार ये पूछा है 2020 में, ये क्वेश्चन है। तो घंटासाला, चौल एंड कदूरा, आपको अगर कुछ भी नहीं पता हो लेकिन आपको इतना पता है कि उन्होंने पोर्ट्स का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो तुम डायरेक्टली थीम के बेस पे लगा सकते हो। जैसे उन्होंने एक काकातिया किंगडम का पोर्ट पूछा था, और पोर्ट वो पूछ रहे हैं बार बार, तो ये क्वेश्चन मेरा इसी की बेसिस पे सॉल्व हुआ था। ये है G20 है, G20 यूनो की बहुत मतलब जो अच्छी इकोनॉमीज़ है उनका है, तो उसमें ईरान तो नहीं हो सकता। उसमें प्रोबेबिलिटी है कि अब मलेशिया भी नहीं हो सकता क्योंकि मलेशिया भी बहुत छोटा है।
अब उसकी प्रोबेबिलिटी है कि अब तुम बेसिक अगर वो लगाओ कि सिंगापुर और इंडोनेशिया की इकॉनमी बहुत छोटी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसके बेसिस पे तुम ये चूज़ कर सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और ये सही भी है। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ये देखो, ये 6 शेड्यूल फिर से आ गया है। उन्होंने 17 में फर्स्ट शेड्यूल पूछा और इस बार 6। तो ये है PYQ की रिलेवेंस। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें देखो फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पीटी में कभी पूछा नहीं है, ना हेल्थ केयर के रिलेटेड पीटी में कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं। इन दोनों में से हैं, ये जनरली इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ देखो कि जनरली यूपीएससी साइबर सिक्योरिटी पे हर साल क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये उनकी प्रोमिनेंट थीम है। तो अगर आपको चूज़ भी करना हो तो इसमें से करो। अब ये है क्वेश्चन, इसमें देखो उलगुलन। उलगुलन अगर इस वर्ड को आप थोड़ा बहुत समझो तो मतलब ऐसा है कि कुछ ट्राइबल के रिलेटेड है, मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ ट्राइबल रिवॉल्ट के रिलेटेड है। मतलब जो वर्ड है उसको देखो, उलगुलन, मतलब ऐसा नॉर्थ इंडियन नहीं है कि सन्यासी रिवॉल्ट हो गया है, हिंदी नाम नहीं है, मतलब कुछ ट्राइबल नेम है। उसके बेसिस पे आप इंडिगो रिवोल्यूशन आपने पढ़ा है, उसको हटा सकते हो। इंडिगो बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 में इन्होंने दिया था इंडिगो। ये 21 का क्वेश्चन है, ये 20 का क्वेश्चन है। हाँ, तो इस बेसिस पे आप ये कर सकते हो कि इसको हटा सकते हो, पहले सी को, इसको हटा सकते हो क्योंकि ये हमने पढ़ा है। मपिला रिवोल्ट केरला में हुई है, तो तुम साउथ के नाम से लिंक करके इस ऑप्शन को हटा सकते हो, क्योंकि साउथ में जनरली कुछ ऐसा होगा, साउथ इंडियन का नाम होगा, जैसे हमने गांडी कोटा देखा है, कोटायम है, ऐसा कुछ नाम होगा। उलगुलन इज़ लाइक ट्राइबल वर्ड होगा, कुछ ट्राइबलिज्म के रिलेटेड होगा, कुछ ट्राइबल रिवोल्ट होगी, तो इसके बेसिस पे तुम मुंडा को लगा सकते हो। ये भी इसी वर्ड एसोसिएशन के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद ये फोर्ट विलियम डायरेक्टली रिपीटेड है, 2018 में पूछा, फिर उन्होंने 20 में पूछ लिया, तो प्लीज़ PYQ को गो थ्रू करिए। गोल्डन ट्रांजिट फिर से IMF का क्वेश्चन आया है, तो IMF की वेबसाइट पे जाके अच्छे से गूगल करो, सारे जितने भी टर्म्स हैं। एक बार मैं डिस्कशन कर लूँगा कि वेबसाइट्स कैसे पढ़नी है। ये हुंडी है, इकोनॉमिक टर्म्स वो लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो जितनी भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं एंशियंट, मिडीवल और उसमें है, उसको अच्छे से NCERT हो या गूगल इट करके आपको पढ़ना हो पढ़ो। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एलिमिनेशन काम आएगा। ज्योतिराव फुले के बारे में आपने सब कुछ पढ़ा है, गांधी के बारे में पढ़ा है, भीमराव के बारे में पढ़ा है। इसके बेसिस पे आप गोपाल बाबा वांगलेकर को लगा सकते हो, जो आपका नॉलेज है वो भी काम आएगा। अब अम्बेडकर जी के बारे में सब पढ़ना है, गांधी के बारे में सब पढ़ना है, और फुले जी के बारे में सब पढ़ना है। उसके बेसिस पे हम लोग ये लगा सकते हैं कि गोपाल बाबा वांगलेकर हो सकते हैं, मतलब देर माइट बी चांस, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि ये कुछ कास्ट के रिलेटेड था, विठल विध्वंसक, मतलब कुछ बहुत विध्वंसक होता है ना कि बहुत खतरनाक काइंड ऑफ, तो उसके रिलेटेड भी तुम जा सकते हो कि फूले और इन सब ने काम किया है, बट इनका हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी काम आएगा हमारा नॉलेज कहीं ना कहीं। कुल्य व्यापा एंड द्रोणो व्यापा। अब एक चीज़ देखो, एक हमने डिस्कस किया था कि 2 सिमिलर स्टेटमेंट है, ये दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, वापा वापा दोनों में सिमिलर है, तो वापा वापा सिमिलर मतलब कुछ ऐसी चीज़ होगी जो ऑप्शन में सिमिलर होगी। इसमें है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, इसमें मेजरमेंट ऑफ लैंड। अब ये अर्बन लैंड है और मेजरमेंट, अब यहाँ पे ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत हो तो नॉलेज के बेसिस पे हो सकता है, नहीं तो एटलीस्ट यू आर इन 50-50। ये है क्वेश्चन, ये तुम्हें पता हो, वो जनरली कृष्णदेव राय और अशोका का पूछते हैं, तो सीधा इसमें आ जाओ 50-50। ये सारे लॉजिक के बेसिस पे होंगे। अब देखो, इंस्क्रिप्शन के थ्रू अशोका ने रिलेट किया, तो यहाँ पे देखो, एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का यूज़ अशोक ने किया है, तो देखो क्वेश्चन के बेसिस पे ही अपना आंसर बन रहा है। तो ये भी एक टेक्निक है सॉल्व करने की। उसके बाद में ये परामिता है, तो परम पिता, उसके बेसिस पे तुम लगा सकते हो कि परम परफेक्शन व्हाट एंड लेड टू द बोथ इज पार्ट। ये एक ही है जो इस वर्ड को फुलफिल कर रहा हो, जो वर्ड है उसको तोड़ो, परम पिता मतलब कुछ परफेक्शन होगा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ 2022 में। इसको जो भी राज्यसभा की पावर है, पार्लियामेंट का, अच्छे से कर लेना। तो ये सब कुछ था जो सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। मैं आगे भी जो